नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने 5 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ का। तो अगर अभी तक आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे तो आप बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। तो अगर आपने अभी तक वो सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इस तरह के लेक्चर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को भी कर लीजिए ऑन, ताकि फ्यूचर में हमारे द्वारा दी जाने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले 5 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। 5वें लेक्चर में हमने आनुवंशिकता के बारे में देखा था। दोस्तों, आज हम जानेंगे आनुवंशिक के गुणों के बारे में, कितने गुणसूत्र किसके अंदर होते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक उसका रह गया था, आज उसको कंप्लीट करा देंगे। और इसके आगे का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जैव विकास, और साथ ही साथ पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए आज आनुवंशिकता का एक टॉपिक छोटा सा रह गया था, उसको कंप्लीट करा देते हैं। यह है कि कुछ प्रमुख जीवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसके बारे में ये टॉपिक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों, मच्छरों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 6, आलू में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48, मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 26, टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48, बंदर में गुणसूत्र होते हैं 42। ठीक है, साथ ही साथ सेम की जो फली होती है, जो खाने वाली होती है, उसमें गुणसूत्र होते हैं 22। चिंपैंजी की बात करते हैं तो इसमें 48 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तंबाकू की बात करें, इसमें भी 48 गुणसूत्र होते हैं। आगे बात करें जो घर में मक्खी घूमती है तो उसमें 12 गुणसूत्र होते हैं। आगे है मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसके जोड़े कितने होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। दोस्तों, अगर इन सब की बात करें, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि जोड़े कितने होते हैं, तो आप इन सभी का आधा कर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं, खरगोश में 44 गुणसूत्र होते हैं, मक्का में 20 गुणसूत्र होते हैं, एस्केरिस में 2 गुणसूत्र होते हैं, नींबू में 18 और 36 दो तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नर मक्खी, तो इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं, बिल्ली में 38 गुणसूत्र होते हैं, गेहूं में 42 गुणसूत्र होते हैं, कुत्ते में 48 गुणसूत्र होते हैं, और मटर में दोस्तों 14 गुणसूत्र होते हैं। आगे है, आगे थोड़ा और है वो देख लेते हैं। दोस्तों, घोड़े में होते हैं 64 यानी कि 64 गुणसूत्र। मादा मधुमक्खी की बात करते हैं तो इसमें होती है 32 यानी कि 32 गुणसूत्र। वहीं कबूतर की बात करें तो 80 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, और टेरिडोफाइट्स के अंदर 1300 से 1600 तक के गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई किसी तरह की ट्रिक नहीं बन सकती, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक की अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हो, लाइक जैसे इनका आलू का 48 है, टमाटर का 48 है, वहीं तंबाकू का 48 है, चिंपैंजी का 48 है, तो इन्हें आप एक साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के मेन टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमारा आनुवंशिकता के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने सारे कवर करा दिए हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों जैव विकास की। ठीक है, तो जैव विकास की बात करें, जैव विकास का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहले बात करें विकास के सिद्धांत की, तो ये दिया था डार्विन ने। ठीक है, और बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन, तो लंबी गर्दन के ऊपर ये टॉपिक है, तो किस वजह से हुई थी लंबी गर्दन वो पूछ रहा है। तो इसका कारण था दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण उनकी जो गर्दन थी वो लंबी हो गई थी। ठीक है,
चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यह है कि योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों ये डार्विन ने ही किया था। ठीक है, जैसे कि हमने आपको ऊपर बता दिया है कि विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया था, वो दिया था डार्विन ने। ठीक है, आगे बात करते हैं कि डार्विन की पुस्तक थी एक जिसका नाम था ऑन द रिलीजन ऑफ स्पीसीज। तो ये कब प्रकाशित हुई थी, कब पब्लिश हुई थी? तो दोस्तों ये पब्लिश हुई थी 1859 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन सा पौधा चुना था? तो दोस्तों ये बहुत ही उनका प्यारा क्वेश्चन होता है। इस तरह ये क्वेश्चन तो ये सभी को पता भी होगा। ये पौधा चुना गया था दोस्तों मटर का पौधा। ठीक है, चलिए आगे है जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो जीवाश्मों से जैव विकास के जो पक्ष में है एकदम प्रत्यक्ष यानी कि सटीक प्रमाण मिलते हैं। आगे बात करें, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। मैंने आपको पहले बता दिया था जब कभी भी किसी शब्द के पीछे कल्चर जुड़ जाता है तो उसका मतलब होता है किसी तरह की खेती से। ठीक है, आगे बात करें, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। तो दोस्तों आई थिंक ये 2 अरब वर्ष पूर्व लिखा है। ठीक है, चलिए आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नील हरित शैवाल को पृथ्वी का सबसे पुराना जीव माना जाता है। आगे है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों ये मैंने आपको ऊपर 2 बार बता दिया है, फिर से बता देते हैं। डार्विनवाद ने विकास का सिद्धांत दिया था। आगे है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने ही इवोल्यूशन को समझाया था, इवोल्यूशन की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये विकास का सिद्धांत है और ये जीव विकास के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आगे एक क्वेश्चन फिर से है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया गया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। ठीक है, आप ये 2-3 क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। पहला क्वेश्चन था विकास का सिद्धांत, दूसरा था जीव विकास और तीसरा था कि विकास का उत्परिवर्तन। ठीक है, इसके सिद्धांत के बारे में था। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, ये कहता है कि विकास का मुख्य कारक है तो ये प्राकृतिक वर्ण की वजह से जो ही हमारी डेवलपमेंट होती है ये प्राकृतिक वर्ण ही विकास का मुख्य कारक माना जाता है। आगे है कि जैव विकास के संदर्भ में सर्पों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें याद रखें। दोस्तों एक बार में शायद चीज़ें याद ना हो तो आप वीडियो को 2-3 बार देखें। साथ ही साथ बेहतर होगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें लिख लिख कर याद करें तो। चलिए आगे है बात करते हैं हम भारत की विशाल वन्यविल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में लुप्त हो गई है? तो दोस्तों चीता एक तरह की बिल्ली माना जाता था जो छोटे छोटे होते हैं। तो ये माना जाता था कि ये लुप्त हो गई है। ठीक है, चलिए आगे है आधुनिक मनुष्य को हाल का पूर्वज है। तो जो आधुनिक मनुष्य है उनके उसका पूर्वज कौन है? तो दोस्तों उसका पूर्वज माना जाता है क्रो मैग्नान मानुष को। ठीक है, आप ये ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है दोस्तों हमारा आर्कियोप्टेरिक्स है। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो ये है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। तो ये एक तरह का पक्षी है जुरैसिक युग का। आगे बात करते हैं आर्कियोप्टेरिक्स किस वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी मानी जाती है? तो दोस्तों ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक है, आगे है मैमथ पूर्वज हैं। तो मैमथ किसके पूर्वज माने जाते हैं? तो ये हाथियों के पूर्वजों को मैमथ माना जाता है। आगे डायनासोर थे। तो डायनासोर क्या थे? ये थे मेसोजोइक सरीसृप। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि डायनासोर कहाँ पर रहे थे?
तो ये मेसोजोइक युग में रहे थे। आगे है, जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो दोस्तों ये है सालामेंडर, अजगर, कंगारू। ये एक तरह का क्रम है, ठीक है, जीवों के विकास की अगर बात करते हैं। यानी कि सबसे पहले सैलामेंडर्स आए थे, उनका जन्म हुआ था, उनका विकास हुआ था। उसके बाद अजगरों का विकास हुआ था, उसके बाद कंगारूज आए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जैव विकास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 की। आगे हमारा चैप्टर है 5वां, ये कहता है कि वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण के बारे में हम अब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कहता है कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। आगे है, विषाणुओं के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है? तो वायरसों की यहाँ पर बात हो रही है, इसमें सर्वदा सत्य होता है कि इसमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी एवी लियोनवेन हॉक ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना किस जीव से की जा सकती है? तो दोस्तों जीवाणुओं से ही ये नाइट्रस ऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसें और मीथेन जैसी चीज़ें पैदा करने की संभावनाएं की जा सकती हैं। आगे है, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविध तारपूर्ण है? तो दोस्तों बैक्टीरिया ही सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीवों में अनुकूलनशील माना जाता है। आगे है, हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? तो बैक्टीरिया के अंदर हार्मोन्स नहीं पाए जाते। ठीक है, आगे है, एड्स वायरस क्या होता है? तो दोस्तों ये एक सूची आरएनए होता है। ठीक है, आगे है, दोस्तों आप कमेंट में ये बताइए कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। आगे, विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं विषाणुओं में, वायरसों में। आगे, शलाकाकार जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो वैशिलस कहा जाता है शलाकाकार जीवाणुओं को। ठीक है, आगे ये कहता है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो फंगस यानी कि कवक से प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको ये बार बार देखने पड़ेंगे, बार बार पढ़ने पड़ेंगे। हो सके तो आप लिख के देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। आगे बात करें, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये फफूंद से प्राप्त की जाती है, यानी कि फंगस, कवक। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यह है, रोगजनक जीवाणु क्या निस्सारित करते हैं? तो ये प्रतिजन को निस्सारित करते हैं। आगे है, जल विभव सबसे कम किस में रहता है? तो लवणीय मृदा युक्त जो पादप होते हैं, जो मिट्टी में और गीली मिट्टी में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसमें जल विभव सबसे कम होता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये कहता है कि मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो एजोटोबैक्टर एक तरह का मुक्त जीवी जीवाणु होता है। आगे बात करें, वह प्रथम जीव कौन सा था जिसने हमारे वायुमंडल में सर्वप्रथम ऑक्सीजन का निष्कासन किया था? तो साइनोबैक्टीरिया एक तरह का हमारा वायुमंडल में सर्वप्रथम था जिसने ऑक्सीजन का निष्कासन किया था। ठीक है, प्रथम एक ऐसा जीव था। आगे है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए साधारणतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का यूज़ किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे है, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है? तो दोस्तों ये है दलहनी की फसल, एक ऐसी फसल है जो कि मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है। आगे बात करें कि जीवाणुओं के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है परावैंगनी किरण, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, चलिए आगे है
कि ये कहता है कि वायुगुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है। तो जल पादप का अनुकूलन ही वायुयुगिका की उपस्थिति है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी हमारे बचे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है अभी वनस्पतिक विज्ञान का वर्गीकरण। हम वनस्पति के बारे में इसमें जान रहे हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, वो हम अगले लेक्चर में कवर करा देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी कर लीजिए ऑन, ताकि फ्यूचर में हमारे द्वारा दी जाने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप बायोलॉजी की 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ आप केमिस्ट्री की 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ में जाकर भी केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। साथ ही आप फिजिक्स की 1000 बायोलॉजी की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है और केमिस्ट्री की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसी तरह फिजिक्स की भी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों मैं फिर से बता दूं आपको कि ये वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर्स हैं। एग्जाम में सीधे सीधे इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाते हैं। तो आप ये चीज़ बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से पढ़ें। एक बार में अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को 2-3 बार देखें। बेहतर होगा कि अगर आप ये सारी चीज़ लिख लिख कर याद करें तो। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में वनस्पति विज्ञान के वर्गीकरण के अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।